हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज भारतीय हुकूमत जो ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन भी कहती है, उसने मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों को नीम खुद मुख्ताराना हैसियत दी हुई थी, उसको ख़त्म करने का एक सदारती फरमान अब जारी हो गया है। अमित शाह जो कि बीजेपी के सदर हैं, उन्होंने भारतीय राज्यसभा यानी अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में ये करारदाद भी पेश की, बिल भी पेश किया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को और दोनों को बेसिकली दिल्ली हुकूमत के ताबे कर दिया गया है। इस बारे में जो हिंद नवाज़ कश्मीरी हैं या जो अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, जिनको नज़रबंद किया गया था गुज़िश्ता 48 घंटे में, उनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। कंप्लीट शटडाउन रहा कश्मीर में गुज़िश्ता 48 घंटों में, जो कि 50वां शटडाउन था कम्युनिकेशन का सिर्फ इस बरस। क्या होने जाएगा आर्टिकल 370 के एबॉलिश होने पर, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू यही रहेगा, क्योंकि ये इस खित्ते की सबसे बड़ी ख़बर है आज की और शायद कई हफ्तों तक इस पर डिस्कशन होती रहेगी। वसत साहब जी, इस बार जो ये फैसला गया है मुझे हैरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी बीजेपी के मंशूर में ये बात शामिल थी कि कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है हम उसे ख़त्म कर देंगे अगर मौका मिला। लेकिन सेकंड टर्म में उन्हें एब्सोल्यूट चूँकि मेजॉरिटी मिल गई तो उन्होंने इस चीज़ को अमली जामा पहना दिया। लेकिन एक काम अगर बुरा काम भी हो तो वो तरीक़े से भी हो सकता है। आज जो फैसला हुआ है ये इतने बेढंगेपन से और इतनी बदहवासी ज़्यादा लगती है और इतनी उजलत कि इससे पहले भी जो कश्मीर के बारे में फ़ैसले बहुत हुए हैं पिछले 72 साल में, ये ऐसी उजलत और बदहवासी पहले नहीं जिसमें कि कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या आईनी है और क्या गैर आईनी, किसी की समझ में नहीं आ रहा सिवाय अमित शाह जो वज़ीर दाखिला उनके और जो उनका जो क्लोज सर्कल है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। हत्ता कि जो कांग्रेस है, चिदम्बरम साहब जो हैं कांग्रेस के रहनुमा, खासे सीनियर हैं और बहुत इज्जत है उनकी वहाँ, वो भारत के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, वज़ीर दिफा रह चुके हैं। कश्मीर का मामला जो है वो उस वजारत में वो उसके वो उसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं। उन्होंने आज ये कहा कि आप शायद ये खुश हो रहे हों इस तरह का अचानक फ़ैसला करके, लेकिन आने वाली नस्लें भी इस फैसले को भुगतेंगी। बिल्कुल। अब ये मैं हाफिज़ सईद साहब से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सलाउद्दीन जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के, उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सैयद अली गिलानी से, लेकिन चिदम्बरम से एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि आने वाली नस्लें भी जो हैं वो इसको देखेंगी। कांग्रेस के एक बहुत सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कांग्रेस में गुजार दी। आज जो राज्यसभा में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी आपने भारतीय जो आइन है उसे कत्ल कर दिया, और जो 2 कश्मीरी थे वहाँ उन्होंने तो आइन की कॉपियाँ ही फाड़ दी। उस पर हुआ उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के वज़ीर आला हैं और बहुत ही रैशनल हैं और हैं तो कांग्रेस में, लेकिन कभी कभी वो कांग्रेस के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भी बात कर देते हैं। उन तक ने कहा कि ये जो है ये जिस पागलपन से ये फ़ैसला किया गया है, फ़ैसला भले आप ये कर लेते लेकिन इस तरह ना करते। अच्छा है तो अलमनाक बात, लेकिन इससे जो चीज़ें अब पैदा होने वाली हैं मैं उनका सोच सोच के मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, बल्कि इत्मीनान ज़्यादा है। खून की कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बोतल टूट गई है और जिन जो है वो आज़ाद हो गया। और इसका जो है सबूत ये महबूबा मुफ्ती जो किसी सूरत में भी आज़ादी के हक़ में नहीं है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती हैं। उनका ये कहना है इस इंटरव्यू में कि भारत कश्मीर को गज़ा की पट्टी बनाना चाहता है। आज इंडिया की जमहूरियत का स्याह तरीन दिन है। अब लगता है कि हमारी सियासी क़यादत
जिसने दो कौमी नज़रिए को रद्द करते हुए 1947 में इंडिया के साथ इल्हाक एक उम्मीद पे किया था, इस सियासी क़यादत ने लगता है पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का साथ दे के गलती की। बिल्कुल। हमें इंडियन पार्लियामेंट से भी सख्त मायूसी है। मुझे लगता है कि इन्हें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो लोग कहाँ जाएं जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखते थे। आज के एकतरफ़ा फ़ैसले से बरसग़ीर पे दूरस और तबाहकुन असरात होंगे। आर्टिकल 370 ख़त्म करके वो वादी में नौ आबादियाती तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं। उनके अज़ाइम नापाक हैं। वो मुसलमानों को अक़लियत में बदल के मुकम्मल बेख्तियार करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती, ये जगह अब खुली जेल है। हमसे इख्तिलाफ़ राय का हक़ छीन लिया गया है। हमें जो ख़ास आइनी हैसियत दी गई थी वो कोई तोहफ़ा या एहसान नहीं था, बल्कि इस मुल्क की पार्लियामेंट ने हमें आइनी ज़मानत दी थी। मगर ये कश्मीर के साथ वो करना चाहते हैं जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। मुस्तक़बिल सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे मुल्क का तारीख हो सकता है। बिल्कुल। आज के इक़दाम से इंडिया में रहने वाले मुसलमान मज़ीद तन्हा और खौफज़दा हो जाएंगे। ये एक पैगाम है कि हमारे अहकामात बिला चूनो चरा मानो, वरना बरसरे आम नंगा और रुस्वा किया जा सकता है। आज के बाद अगला कदम ये होगा कि बाकी भारत के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बाज़ाब्ता तौर पे करार दे दिया जाए। हमारे पास तो फिर भी अपनी ज़मीन है, मगर इंडिया में रहने वाले मुसलमान क्या करेंगे? वो तो हमसे भी ज़्यादा बेयारो मददगार हैं। ये शायद मुसलमानों से पाक इंडिया बनाना चाहते हैं। जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अब ये इसे बोतल में नहीं बंद कर सकेंगे। कुछ अरसे बाद इन्हें इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। कश्मीर के तमाम शराकतदारों, सियासी जमातों, मजहबी और दीगर तंजीमों को अब मुत्तहद होकर एक साथ लड़ना होगा, क्योंकि एक आइनी ताल्लुक़ अब नाजायज़ कब्ज़े में बदल गया है। और ये महबूबा मुफ्ती कह रही है, सारी जिंदगी ये अली गिलानी नहीं कह रही, ये सलाउद्दीन नहीं कह रहे, ये महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे कि आज जो कश्मीर के साथ एक अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि ये खित्ता 73 साल पहले 26 अक्टूबर 1947 की पोजीशन पे वापस आ गया है, क्योंकि तमाम समझौते, माहदे और इंतज़ामात आज ख़त्म हो गए हैं और वो ओरिजिनल शेप जो है वो बहाल हो गई है। तो अब यहाँ के जो हालात जो भी डेवलप होंगे वो भारतीय ऐनक से या भारतीय आइन या कवानीन के हिसाब से नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी रोशनी में ही परखे जा सकते हैं। आज टेक्निकली ये हुआ है कि भारत एक केयर टेकर निगरान ताकत से हट के बदल के काबिज़ ताकत में बदल गया है, और कश्मीर जो एक सेमी ऑटोनोमस एक शायबा था, चूँकि वो ख़त्म हो गया है, लिहाजा कश्मीर अब पूरी तरह मकबूजा फ़लस्तीन की तरह उसकी पोजीशन हो गई है। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई, कल तक तो ये था ना कि जी इंडिया के साथ वो एक अरेंजमेंट में है तो वहाँ जो भी मदद जाएगी वो दहशतगर्दी है, लेकिन अब जबकि एक इम्पीरियलिस्ट ताकत आज से काबिज़ हो चुकी है एक इलाके पे, तो उसके बाद अगर कोई मुल्क या तंजीम कश्मीरियों की किसी भी तरह से मदद करती है तो वो दहशतगर्दी के डेफिनेशन में नहीं टेक्निकली दहशतगर्दी की मदद के ज़िम्मे में आज के बाद से नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज के बाद से जिनेवा कन्वेंशन भी लागू हो गया है इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी पे। वो कन्वेंशन ये कहता है कि आप जिस इलाके पे कब्ज़ा करेंगे उसका हतबी तस्फिया होने तक ना उसकी जोग्राफियाई हैसियत में कोई तब्दीली कर सकते हैं, ना उसकी आबादी की डेमोग्राफिक हैसियत में तब्दीली कर सकते हैं। आज इन्होंने लद्दाख को अलग किया, यूनियन टेरिटरी करार दिया, और जम्मू कश्मीर को एक अलहदा जो है सूबा करार देके
बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह एक सूबा करार देके उसी तरह की असम्बली का इन्होंने खाका पेश किया है। तो ये जो है, ये जिनेवा कन्वेंशन की पहले लम्हे से इन्होंने काबिज अफवाज ने या काबिज ताकत ने शुरू कर दी है। अच्छा, ये जो कानून है इसकी हैसियत क्या है? मसलन इसराइली पार्लियामेंट ने मशरक़ी यरूशलेम को एनेक्स कर लिया। इसराइली पार्लियामेंट ने एनेक्स किया है, उसने ये कानून बनाया है। कोई दुनिया का दूसरा इंटरनेशनल फोरम बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, कोई भी उसके नज़दीक इस कानून की कोई हैसियत नहीं है। गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल ने जम कर ली, एनेक्स कर ली। इसराइली कानून के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इसराइल के बाहर इस जम करने की टके बराबर हैसियत नहीं है। यहूदी आबादकार बस्तियां, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आएगी। वो कहते हैं कि जी ये फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फैक्ट्स ऑफ ग्राउंड जो हैं वो रबिश बात है, वो नहीं हो सकते। आज नहीं, 7 साल बाद, 70 साल बाद जब भी फैसला होगा फ़लस्तीन का या कश्मीर का या ऐसे किसी भी इलाके का, तो जो ओरिजिनल फैक्ट्स थे रोज़े अव्वल के, उनकी बुनियाद पे होगा। तो वक्ती तौर पे तो ये सब ठीक है, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक वक्फा ले लें और फिर बात जारी रखें। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं भारतीय हुकूमत की, जिन्होंने ख़ुद को आर्टिकल 370 को इन्वोक को एबॉलिश करके ख़ुद को एक मुकम्मल तौर पर काबिज़ क़ुव्वत के तौर पर अब एक इस्टेब्लिश कर लिया है। मगर ये सिलसिला शुरू ज़ाहिर है आज से नहीं हुआ। 2015 में जब बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में जो एहतजाज की लहर आई थी, उसको कुचलने के लिए जो तरीक़ाकार भारतीय हुकूमत ने इस्तेमाल किया, उससे अंदाज़ा हो गया था कि भारत क्या चाह रहा है। पैलेट गन्स भी यूज़ हुई, दर्जनों सैकड़ों बल्कि बच्चे नौजवान जो है उन पैलेट गन का शिकार हुए, उन्होंने अपनी बीनाई खोई। उसके अलावा कम्युनिकेशन टोटली डिस्टर्ब हो जाती थी, मामूल बन गया। 227 दफ़ा जो है 2015 से लेकर के आज तक जो है कम्युनिकेशन जैम की गई, जिसमें इंटरनेट बंद किया गया, टेलीफोन बंद किए गए, दुनिया भर से एहतजाज हुआ। लेकिन भारत ज़ाहिर है इस जोम में है कि बैनुल अक़वामी तौर पर वो इतना इस्टेब्लिश हो गया है, माशी तौर पर इतना ताकतवर हो गया है कि वो अपनी चला सकता है। फिर अमेरिका बहादुर भी उसके साथ है। तो 2019 में जैसे मैंने भी कहा 50 दफ़ा तो कम्युनिकेशन जैम की गई अब तक सिर्फ इस साल। तो भारत ने जो ये तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, उसने पहले ही कश्मीरी जो एलियनेट थे फर्दर जैसे अब आ रहा है। आज के बाद तो हर चीज़ इररिलेवेंट हो गई ना, एलियनेशन का भी मानी अब नहीं तो जाहिर है। लेकिन ये है कि अगर उनका ये ख्याल था कि बुरहान वानी को शहीद करके उन्होंने, ये चीज़ें अब पुरानी हो गई। आज से पहले जितनी भी चीज़ें थी पुरानी हो गई। आज क्या क्या ख़त्म हुआ, मुझे तो बहुत खुशी है कि क्या क्या ख़त्म हो गया ना। अच्छा, आज ख़त्म हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दस्तावेज़ इल्हाक़, बिल्कुल, जिस पे 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और जम्मू में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के नुमाइंदे ने दस्तखत किए थे। और उसमें लिखा हुआ है कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन मैटर्स, अमूर खारजा, इनके अलावा जो भी कानून साजी होगी वो रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली और हुकूमत करेगी। और भारतीय आइन या कानून वही लागू हो सकेगा उस रियासत पे कि जिसकी असम्बली इजाज़त देगी। ये परचम उनका अलग, वो मैं आ रहा हूँ तरतीब। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज ये ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हो गया तो उसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थीं, जिस पे कि डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी जंगों की वजह से 1948-49 से 1957 तक अक़वाम मुत्तहिदा ने 4 या 5 करारदादें जो हैं वो मंजूर की। लुब्बे लुबाब ये था कि कश्मीरियों की राय जानने के लिए राय शुमारी होगी, इस्तिस्वाब राय होगा। हालात नॉर्मल होते ही
और हालात नॉर्मल होने की शर्त ये थी कि कुछ इंडियन दस्ते वैली में रहेंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तों की मदद करेंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और पाकिस्तान ने जो जिस पट्टी पे कब्ज़ा किया है वहाँ से उसकी जो फ़ौजें हैं वो पीछे हटा लेगा। मज़े की बात यह है कि ये बात हमारे यहाँ बहुत कम बताई जाती है कि पाकिस्तान नहीं लेके गया था कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत ने अप्रोच किया था और उनकी दरख्वास्त पे ये करारदादें मंजूर हुई थी कि जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं हम रायशुमारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नहीं लेके गया था, लेकिन बाद में ज़ाहिर है पाकिस्तान ही रह गया उन करारदादों का वकील, भारत का कुछ पता नहीं। आज जो एक और चीज़ ख़त्म हुई है वो है 1952 का दिल्ली माहिदा। इसमें कश्मीरियों के लिए भारतीय शहरियत खोल दी गई थी, इसलिए कि कश्मीर की चूँकि महदूद ऑटोनॉमी उसे दी गई थी, तो अब पासपोर्ट कौन से मुल्क का इस्तेमाल करें। तो जाहिर है भारत ने कहा कि जी हम आपको अपनी शहरियत जो है इंडियन शहरियत भी देते हैं, लेकिन आपकी जो कश्मीरी शहरियत है वो भी बरकरार रहेगी, लेकिन भारत की दीगर इलाकों का कोई शख्स भी कश्मीर की शहरियत आपने जैसे कहा है नहीं ले सकेगा, खरीद सकता। आज आर्टिकल 370 जो कि ख़त्म हो गया है, और इसके अलावा 1954 में आर्टिकल 35A भी आर्टिकल 370 का हिस्सा बनाया गया था। ये बेसिकली 1927 में महाराजा ने एक कानून पास किया था जिसके तहत कोई भी गैर कश्मीरी जो रियासत है उसमें ना अमला खरीद सकता है, ना मुस्तकिल कारोबार कर सकता है, और ना वहाँ की मुराद को मुस्तकिल इस्तेमाल कर सकता है। तो वो जो थी उसको भारतीय आइन में 35A की शक्ल में 1927 के कानून को शामिल किया गया। ठीक है। अच्छा, आज जो चीज़ फौत हुई एक और, वो है 1972 का शिमला समझौता। उसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने एग्री किया कि इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन अब हम इसको दो तरफा बुनियाद पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब जबकि आज कश्मीर की हैसियत ही महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिसाब में हो गई है, तो शिमला माहिदे की ये शिक भी जो है वो अब ख़त्म हो गई है। आज 1974 में जो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के वालिद और उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दरमियान जो माहिदा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। उसमें ये कहा गया कि कश्मीर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है इंडिया का, और राय शुमारी पे कश्मीरी इसरार नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले उनकी जो लिमिटेड ऑटोनॉमी है 370 के तहत वो बरकरार रखी जाएगी। वो तक बर्दाश्त नहीं हुई है। अच्छा, ये जो आर्टिकल 370 है ये वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं है, जो ओरिजिनल था वो बड़ा पावरफुल था। उसके तहत रियासत का प्राइम मिनिस्टर होता था, रियासत का गवर्नर जो है वो दीवान कहलाता था, रियासत का अपना परचम था, वो सब कुछ था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता गतरबूत होता गया, ये डाइल्यूट होता चला गया। इसमें फिर इतना डाइल्यूट हो गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो भी रियासत पे लागू हो गया। लेकिन फ़र्क ये था कि वो कश्मीर की जो भी असम्बली थी, जिसे आप कठपुतली कहते हैं, कुछ भी कह लें, उसकी एग्रीमेंट के साथ लागू हुए थे, और आज उसका भी तकल्लुफ़ नहीं किया गया। मज़े की बात यह है कि आज जो आर्टिकल ख़त्म किया गया है, कश्मीर में असम्बली है ही नहीं, वहाँ गवर्नर राज लगा हुआ है, जिसकी के मंजूरी ज़रूरी थी वो है ही नहीं, और इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। कश्मीर ने आज एक तारीख़ी मोड़ लिया है, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुबशिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म
लाहौर आने से पहले श्रीनगर में उन्होंने एक खिताब किया था और उन्होंने 3 बातें कही थी कि जो कश्मीर का मसला है वो 3 शराइत के तहत हल हो सकता है: जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत। अच्छा, और इस पे अगर आप गौर करें तो ये खासी तीनों बड़ी पॉजिटिव किस्म के सिग्नल थे। अच्छा, आज जो फैसला हुआ वो जमहूरी भी नहीं है, इसलिए कि ये सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इसमें लोकसभा नहीं है, इसमें राज्यसभा नहीं है, इसमें कश्मीर की असम्बली नहीं है, सिर्फ आमरीत है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 35A जो कि 370 का हिस्सा, उसे चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है और उससे पहले ये बात आ गई। मुझे लगता है कि अगर इंटरनली भी अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तो पहली फुर्सत में सुप्रीम कोर्ट इसे शायद स्ट्राइक डाउन कर दे। आज के खासा इम्कान है इस बात का। अच्छा, फ़र्ज़ करें स्ट्राइक डाउन नहीं करती, फ़र्ज़ करें कि इंडिया ये समझता है, जैसे इसराइल ये समझता है कि हमने जो फैसला कर दिया आखिरी है, तो क्या फ़ैसले आखिरी होते हैं? मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ। एक है 19वीं सदी की मिसाल। फ्रांस ने अलजायर पे कब्ज़ा किया 1830 में और 1848 में अलजायर को फ्रांस का एक सूबा करार दे दिया, यानी मदगम कर दिया। अलजायर इज़ फ्रांस। इसका मतलब है कि मुल्क तो टुकड़े नहीं हो सकता ना कभी भी, वो तो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन 1954 में अलजायरियों ने हथियार उठा लिए। 8 साल के दौरान 1 मिलियन शहीद तो हो गए, मगर 8 साल के बाद फ्रांस वो जानी नुकसान या वो तबाही या जो मईशत पे बोझ था बर्दाश्त ना कर पाया, तो टेक्निकली जिसने बतौर सूबा अलजायर को हड़प कर लिया था उसी ने कहा भैया तू जा। 1962 में उसे आज़ादी दे दी, एक अलग मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लिया। तो ये चीज़ें मेरे नज़दीक जोग्राफियाई जो है ये दूसरी मिसाल होती है। दूसरी मिसाल है ईस्ट तैमूर की, मशरक़ी तीमूर की। 1975 में पुर्तगाल की कॉलोनी था तो पुर्तगाल छोड़ के भाग गया। इंडोनेशिया साथ लगा हुआ था। अच्छा, मशरक़ी तीमूर की आबादी थी 1 मिलियन, इंडोनेशिया की कोई 15 करोड़। उन्होंने जनाब फ़ौरन फ़ौजें उतारी और 1 साल के अंदर अंदर ईस्ट तैमूर इंडोनेशिया का 27वां सूबा बन गया। लेकिन फिर 27वें सूबे को 1999 में उन्हें आज़ादी देनी पड़ी। तो ये जो काम होते हैं ना कि जी सूबा बन गया तो अब इससे मसला हल हो गया, ये 3 मिसाल। तीसरी मिसाल है फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन के ऊपर जो है मैंने अभी बताया कि ग्राउंड के फैक्ट्स उन्होंने बदल दिए, जम करने के क़वानीन बता दिए, लेकिन ये जो मुर्दा है, ये जो तनाज़े का फ़लस्तीन का मुर्दा है, ये बैनुल अक़वामी पानी पे लाशे की तरह तैर रहा है, ये दफन नहीं हो सकता। इस तरह के क़वानीन दफन नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है कि ये जो कब्ज़ा होता है ना, ये है ऑक्यूपेशन की जो कॉस्ट होती है वो डिटरमिन करती है कि वो कितनी महंगी है काबिज़ ताकत के लिए। मसलन नौआबादियात जब आज़ाद की यूरोपियन ताकतों ने, तो खुशी से थोड़ी आज़ाद की, उनकी माशी कमर टूट रही थी, इसलिए उन्होंने धड़ाधड़ अफ्रीकी ममालिक को, एशियन ममालिक को, लैटिन अमेरिकन ममालिक को आज़ाद करना शुरू कर दिया। अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना वो। वियतनाम की जंग कितने अरमानों से शुरू की थी अमेरिका ने कि इनकी तो ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट में जब अमेरिका पे बहुत ज़्यादा उसकी सियासी कॉस्ट और माशी कॉस्ट जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो वियतनाम से आपको पता है किस तरह जलील होके वो निकले हैं। अफ़गानिस्तान में रूसी के गए थे, 8 साल में ही जब कॉस्ट बढ़ गई उनके एजेंडे से ज़्यादा, तो उन्हें निकलना पड़ा। अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान में क्या है, 14 साल 15 साल जितने भी हैं इसने गुजार लिए ना, अब वारा नहीं खा रहा सियासी तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मज़ाहमत की कॉस्ट बढ़ जाए, काबिज़ ताकत के मंसूबों से ज़्यादा खर्चा होने लगे, तो फिर काबिज़ ताकत कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के पली से निकल लेती है। अब डिपेंड करता है कि कश्मीरी कितना महंगा बनाते हैं इस इलाके को इंडिया के लिए। हाँ, लेकिन कश्मीर में देखें जो बाकी इलाकों का आपने क्या, वह बहरहाल एक नाम नेहाद किस्म का
वहाँ पे एक सेटअप था। जैसे हम आज बयानात देख रहे हैं, अब तो वहाँ पे कोई सर एक कश्मीरी प्योर क्रूड कॉस्ट बेनिफिट और उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर जो रेजिस्टेंस होती है तो जाहिर है उन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे ना। कश्मीरी भी जो है, नहीं वो सब ठीक है, लेकिन कश्मीरी अगर इसके भारत के लिए महंगा नहीं बना सके या कश्मीरी किसी बैरूनी ताकत की मदद से इसको अनबेरेबल नहीं बना सके इस कब्जे को, तो ये कब्जा चलता रहेगा। इट्स अ क्रूड फैक्ट ऑफ ये तो भारत का ख्याल है ना कि जिस तरफ सर इसराइल वो कर चुका है सक्सेसफुली, तो दे आर फॉलोइंग दैट एग्जाम्पल। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और भारत की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस कदम को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि जो इस्लामाबाद में कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर थे उनको बुलाकर एहतजाजी मरासला भी उनको थमाया गया। पाकिस्तान इस कश्मीर के बारे में हमेशा से कहता रहा है कि उसकी सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेगा और आइंदा भी जारी रखेगा, मगर पाकिस्तान के बारे में अब मज़ीद ऑप्शंस खुलेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होता है कि जब भी कश्मीर से उल्टी सीधी खबर आती है तो यहाँ 4 मुजाहरे हो जाते हैं, भारतीय सफारतकार को तलब करके एहतजाजी मरासला पकड़ा दिया जाता है। और जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी का जो काम है पाकिस्तान में मैं देखता हूँ बड़ा ज़बरदस्त है। वो करते क्या हैं, बैरूनी मुल्कों के दौरे करते हैं, जो कश्मीरी हैं उनको मसला कश्मीर समझाते हैं। ब्रेडफोर्ड में, बर्मिंघम में, पता नहीं कहाँ। मैं ये कहने लगा था कि कश्मीर कमेटी पाकिस्तान से ज़्यादा। अब मसला ये है कि आपको याद होगा नवाज शरीफ के ज़माने में भी जब कश्मीर में बुरहान वानी के बाद बहुत था, तो इन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के वफूद भेजे थे कि मॉस्को में, बीजिंग में और वाशिंगटन में भेजे थे। मॉस्को के वक्त का एक डेलीगेशन जो था उसमें एक साहब थे कोई, उनको मैं सुन रहा था, उनको यही नहीं पता था कि महबूबा मुफ्ती जो है उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी कि वो क्या है। देखें जी ये है फलाना। इस तरह के लोग जो सैर सपाटा डिप्लोमेसी जो कश्मीर के नाम पे, अब उसका टाइम इज अब सफारती और कानूनी कोशिशें करनी होगी। ये जो मुंह से थूक निकाल के और हम नहीं छोड़ेंगे और कश्मीर के साथ है, इसका अब खत्म हो गया ना। अब से जो है ठोस जो माहिरीन है, एक्सपर्ट्स हैं, उनको केस लड़ने के लिए इंटरनेशनल फोरम्स में जो भी अवेलेबल इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन पे भेजना पड़ेगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब आज के बाद से कश्मीरी ना प्रो भारत है ना प्रो पाकिस्तान है। अब जितने भी ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, डायस्पोरा जिसे कहते हैं, डायस्पोरा अपने अपने मुल्कों में रह के जितनी वहाँ प्रेशर डाल सकता है कश्मीरी हक़ में राय आम हमार करने में, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना होगा। और ये अब जिम्मेदारी जो है कश्मीरी डायस्पोरा पे ज़्यादा आ गई है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो या यूरोप में हो। जहाँ तक इसका मामला है क्या ट्रंप साहब कुछ कर पाएंगे? ट्रंप साहब की दिलचस्पी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक अफ़गानिस्तान से आखिरी अमरीकी फ़ौजी वापस नहीं चला जाता। उसके बाद कश्मीर जाने, अफ़गानिस्तान जाने, पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने, अमेरिका को कोई मसला नहीं है। चीन आपका यार है, लेकिन चीन किस हद तक जाएगा? वो ज़ाहिर है आपकी लड़ाई एक हद तक तो लड़ सकता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, लेकिन जिस मुल्क के साथ उसके $70 बिलियन से ज़ायद की तिजारत हो, यानी इंडिया, एक हद तक ही हो सकता है। लेकिन ये कि लद्दाख के मामले में शायद कुछ ना कुछ करे। कुछ नहीं एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था चीनी वजारत खारजा का शायद कोई रस्मी सा बयान आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता ये सिर्फ इत्तला आई कि खान साहब ने तुर्की के सदर से फ़ोन पे बात की, मलेशिया के वज़ीर आज़म से फ़ोन पे बात की है और उन्होंने यकीन दिलाया। दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आज के बाद से ये SOPs नहीं चलेंगे। आउट ऑफ बॉक्स किस्म की जो डिप्लोमेसी है, और वो भी प्योर लीगल ग्राउंड्स पे, इसलिए कि अब ये मसला टोटल जो है वो इंटरनेशनल लॉ का मसला बन गया है। इसको उसी तरह फाइट करना पड़ेगा। जज्बाती बातें गोरे नहीं समझते, लीगल बातें अलबत्ता वो उन पे गौर करने के लिए तैयार होते हैं। तो लीगल ईगल्स को आपको मुसलसल इंगेज करना पड़ेगा, वरना ये आप एक दिन उकता जाएंगे और फिर भूल जाएं इस बात। हाँ, लेकिन वही आप वाली बात, कश्मीरियों की स्ट्रगल इस बात को डिटर्मिन करेगी
कि किस ओवरसीज कश्मीरी जो ओवरसीज कश्मीरी की नहीं, जो कोई ऑन ग्राउंड भी हो रहा है विद इन इंडिया, ऐसा नहीं कश्मीरी आइसोलेटेड हैं, जो भी एंटी बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है या बाकी चीज़ें हैं, उनको साथ लेके उन्हें बाकायदा लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाके। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की एक स्ट्रगल है, और माइनस आर्म्स ये ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है। लेकिन ये है और ये ज़रूरी नहीं है कि फौरी इसका नतीजा निकले, इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसीजर। तो आज इतना ही, मज़ीद क्या कह सकते हैं, देखते हैं कल का दिन क्या लाता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।